मैं कुछ दिन पहले एयरफोर्स चीफ, प्रेजेंट एयरफोर्स चीफ से बात कर रहा था। कहा कि मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं था कि अपने पायलट्स को जंग में झोंकूं कैसे। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उनको रोकूं कैसे। जब मैंने इनसे पूरा दिन गुजारा इन पायलट्स के, वो आप जैसे नौजवान पायलट्स हैं, बिल्कुल यंग, एनर्जेटिक, फुल ऑफ आइडियाज, फुल ऑफ एनर्जी एंड पैशन। चेकमेट कर दिया। J-10C खरीद कर मार्च 2022 में इसी एयर चीफ ने खरीदे। और उन जहाजों पर PL-15 मिसाइल लगे हुए हैं, एयर टू एयर वेपन्स। और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि वो 200 किलोमीटर से ज्यादा रेंज है उनकी। दैट मींस राफेल से ज्यादा करके उन्होंने उसको, उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। एंड टू टॉप इट अप, JF-17 ब्लॉक 3 जो है, उनमें भी वही रडार और वही वेपन्स लगे हुए हैं। जिसका मतलब है हमारा इतना बड़ा फ्लीट, उनके पास तो चंद राफेल है, हमारा इतना बड़ा फ्लीट जो है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज की, उसकी राफेल की कैपेबिलिटी से आगे निकल चुका है। तो इंशाल्लाह नथिंग टू वरी अबाउट इट। सकता हूं आपको कि हमने भी लिस्टें तैयार की हुई हैं, हमने भी ऑर्डर ऑफ एस्केलेशन तैयार किया हुआ है, हमने भी प्रायोरिटाइज किया हुआ है कि अगर इस लेवल पर होगा तो ये रिस्पॉन्ड होगा, और अगर ये होगा तो हम इस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं सबको वार्न करता हूं, अपने दोस्तों को, कि फिर आपने देखना है कि आप कितनी दूर और कितनी देर तक सह सकते हैं। सिर्फ वन टाइम मार के नहीं होता, आपने फिर बर्दाश्त भी करना होता है कि जब पाकिस्तान से रिटेलिएशन जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग और शायद एक सूद के साथ, तो फिर आप कितना बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। 65 की जंगों को क्यों याद कर कर हम कहते हैं कि बूढ़ी औरतें अपने दुपट्टों से जीपे साफ किया करती थी। लोग गांव, ट्रकों के आगे से ट्रक गुजर रहे होते थे किसी गांव से, मुझे बुजुर्ग बताती हैं खवातीन कि हम तो, हमें पता था फौजी गुजर रहे हैं, हम अपने पक्के हुए खाने दे आते थे। तो कैसे दे आते थे? अपने पराठे दे आते थे कि पता नहीं फौजियों ने नाश्ता किया कि नहीं किया। तो आप अपने आप से सवाल करें कि ये है आज फीलिंग, और अगर नहीं है तो वी नीड टू डू समथिंग, कि क्यों डिस्कनेक्ट अगर है तो हमारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डोर पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू है, बड़ा क्रंच टाइम है, क्रूशल टाइम है पाकिस्तान का। मोहतरम जनाब एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। क्या हाल चाल है, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद साहब, रात को भी ये खबर आई कि जो इंडियन 4 राफेल हैं वो LOC के करीब उड़ते रहे और पाकिस्तानी एयरफोर्स हवा में आई और उसके बाद वो वापस चले गए। आप इस वक्त आप सूरत हाल को किस नहज पर देख रहे हैं? कहां तक इस सिचुएशन पहुंच चुकी है पाकिस्तान और इंडिया की? ये पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस नहज पर काफी दिनों से है, इसलिए कि व्हाट आई नो कि शुरू दिन से ही पाक फिजाइया ने 6 से 8 घंटे के अंदर पूरे मुल्क में नॉर्थ की पहाड़ियों से लेके गिलगित बल्तिस्तान से लेके समंदर तक डिप्लॉय कर लिया था। और फुलेस्ट अलर्ट हमारी, ना सिर्फ जहाज पहुंच गए थे बल्कि हमारे एयर डिफेंस एसेट्स, हमारे एयर टू एयर रिफ्यूलर्स, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, एवैक्स जहाज और तमाम जो सपोर्ट सेंसर्स हैं वो प्लेस कर दिए गए थे। तो एयरफोर्स तो हाईएस्ट अलर्ट पे पहले ही काफी दिनों से चल रही है। इट वॉज अ मैटर ऑफ टाइम कि इंडियंस कब देर करते हैं या हिम्मत करते हैं बॉर्डर के करीब आने की, ताकि वो डिटेक्ट हों और थ्रेटन किए जाएं। और ऑब्वियसली इसीलिए वो वापस चले गए रात को। सर, ये मजीद कुछ खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स कुछ मशकें कर रही है, कुछ एक्सरसाइजेज कर रही है, उनके मुख्तलिफ नाम भी दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, ऑपरेशनल रेडीनेस तो पाक फजाइया का एक ऑब्लिगेशन है और एक नेशनल ड्यूटी है, बिकॉज हमारी सर्विस एक ऐसी है जिसने फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड करना होता है। लैंड फोर्सेस और नेवी के पास एक थोड़ी सी ये प्रिविलेज होती है कि इट टेक्स टाइम, डिप्लॉयमेंट टाइम लगता है, रीपोजिशनिंग होता है, और वो डिटेक्ट भी हो जाती हैं। जाहिर है दुश्मन के सेंसर्स इतने हैं, सैटेलाइट्स इतने हैं, रिकॉन्सेंस जहाज इतने हैं कि डिटेक्ट हो जाती हैं। एयर फोर्सेस की नेचर इस तरह की है कि वी हैव टू बी वेरी फास्ट एंड ऑब्वियसली क्रिएट अ शॉक इफेक्ट, और बड़ा प्रिसाइज हमें अटैक जाके करना होता है। तो एयरफोर्स के बिल्ट इन जो हमारे नेचर ऑफ वॉरफेयर है हमारा, और थोड़ा डिफरेंट है। और क्योंकि हमारे पास सरप्राइज एलिमेंट होता है, दिया भी जा सकता है और आपको भी दिया जा सकता है, वो दोनों तरफ से होता है। तो इसलिए पाक फिजाइया हो या कोई भी, ये ऑब्लिगेशन होती है कि आपने फुलेस्ट अलर्ट रहना होता है, और आपने माइंड सेट रखना होता है कि इट कैन कम एनी मिनट, नॉट इन आवर, के घंटे या रातों या दिनों की वार्निंग नहीं होती पाक फिजाइया के पास। सर, एक जो तैयारे के अंदर पायलट मौजूद होता है उसके पास टाइम कितना होता है? यानी जिस तरह से राफेल आगे थे, अब टाइम कितना होता है एक पायलट के पास? पायलट सोचता कैसे है, तो अपनी थॉट्स को प्रोसेस कैसे करता है? उसकी एक पायलट की अलर्ट क्या होती है? देखिए, एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट मेरे भी कोई 3,000 घंटे हैं ऐसे ही जहाज़ों पर। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि फाइटर पायलट सिर्फ उस दिन नहीं सोचता जिस दिन जहाज आते हैं। ये कई सालों से माइंड सेट होता है, वॉर गेमिंग होती है, स्ट्रैटेजी होती है, गेम प्लान्स बनते हैं जिस पर पायलट्स को ना सिर्फ अमल करना होता है, उसकी एनालिसिस होती है, उसकी डीब्रीफ होती है, उसे लर्निंग होती है। तो ये नहीं होता कि जहाज बॉर्डर पर आ रहे हैं राफेल तो पाक फिजाई ने सोचा अब क्या करें। उसमें 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं पाक फिजाइया में अलर्टनेस की। एक वो कैटेगरी होती है जो जमीन पर स्टैंड बाय मोड में होती है। ज़ाहिर है इकोनॉमाइज भी आपने एसेट्स एसेट्स को करना होता है। अब हर वक्त हर जहाज को हवा में नहीं रख सकते।
आप एग्जॉस्ट कर जाएंगे, आप फटीग हो जाएंगे एयर वेपन्स आपके, तो पायलट भी के लिए भी स्ट्रेच हो जाएगा। तो कुछ जहाज रखे जाते हैं बैकअप जमीन पर, और एक वो होते हैं जो ऑलमोस्ट रेडी होते हैं ऑन अलर्ट, ऑलमोस्ट कॉकपिट स्टैंड बाय हम उसको कहते हैं। वो कॉकपिट में अवेलेबल होते हैं किसी भी लम्हे टेक ऑफ करने के लिए, वो 2-3 मिनट के अंदर जहाज में टेक ऑफ कर सकते हैं। और एक वो फ्लीट होता है जो होता ही हवा में है, अच्छा। वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स के लिए रखा जाता है कि हमें जमीन से जब तक पायलट भागकर जहाज पे जाएंगे, स्टार्ट करेंगे, टेक ऑफ करेंगे, और जो फासला तय करेंगे अपने बेस से लेके दुश्मन की सरहद के करीब जाने का, उतनी लग्जरी नहीं होती फाइटर जहाजों में। तो ऐसे जहाज या ऐसा फ्लीट हवा में रखना एक ऑब्लिगेशन होता है कि जब आप हवा में ही हो और दुश्मन जब आपको करे। और मेरे नॉलेज के मुताबिक मेरे लिए बड़ा एजाज है, मैं आपको यह बताता चलूं कि पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान की लीडरशिप और प्रेसिडेंट फिजाइया, पाक फिजाइया के जो एयरफोर्स चीफ हैं, मेरी उनसे 40 साल एसोसिएशन है, और मुझे स्पेशल परमिशन दी गई थी टू विजिट द फ्रंट लाइन एयरफोर्स बेसिस वेरी रिसेंटली, जिसके अंदर ये J-10C और ब्लॉक 3 JF-17 थंडर मौजूद है। तो मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई उस वक्त कि ये फाइटर पायलट तो ऐसे हैं जिनको उनको पकड़ कर रखा हुआ है, इतने अलर्ट होते हैं, और रखना हमारी मजबूरी है। और मुझे पता है, बिकॉज ऑफ माई प्रीव्यू टू एक्सेस टू, इन लोगों तक मेरा एक्सेस होने का मेरा जो एजाज है, मुझे मालूम है कि पिछले एक हफ्ते से एयरफोर्स डे एंड नाइट सिर्फ नॉर्थ की पहाड़ियों से और गिलगित बल्तिस्तान की बर्फों से लेकर खुले समंदरों तक ना सिर्फ हवा में है, बल्कि अपनी मौजूदगी के तमाम सेंसर्स हमारे जो वहां मौजूद होने, तो वो डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन, सर्वेलेंस एंड डिटरेंस का काम पैरेलल कर रहे हैं इतने दिनों से। वंडरफुल। अच्छा, मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था, आपने ये कहा कि आपने बकायदा से इंटरव्यूज भी किए हैं उन पायलट्स के। अब जी। पायलट्स के इंटरव्यू सर, क्या क्या किस सोच में है ये कितने क्वालिफाइड नौजवान है, इनकी दिलेरी क्या है, इनकी मेंटल टफनेस क्या है, इनकी बहादुरी क्या है, इनकी सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग कितनी ज्यादा है? वो मैंने इंटरव्यू इस सिलसिले में किए हैं कि मैं कोई 6 साल से पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में अपने शौक में डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा हूँ। खालिद चिश्ती के नाम से एक यूट्यूब चैनल के पर डालता रहता हूँ अपनी रिसर्च और पैशन। उस सिलसिले में मैंने इजाजत मांगी थी, और एयरफोर्स चीफ वॉज वेरी काइंड टू अलाउ मी एंड ट्रस्टेड मी, और फर्स्ट टाइम एवर 3 सालों में जब से ये जहाज आए हैं मोस्ट मॉडर्न J-10C, किसी भी रिटायर्ड या सर्विंग इस सेंस में किसी को इंटरव्यू करने की परमिशन मिली किसी को। मैंने पूरा दिन गुजारा इन पायलट्स के साथ। मैं आपको एक हिस्टोरिकल बात बताता चलूं बरकत साहब, वो आप हैरान होंगे कि जब 65 की जंग हुई थी तो एयर मार्शल नूर खान हमारे एयरफोर्स चीफ थे, और किसी ने उनसे पूछा कि एयरफोर्स आपकी क्या आपके लिए चैलेंज था सबसे बड़ा। तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं था कि अपने पायलट्स को जंग में झोंकूं कैसे, मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उनको रोकूं कैसे। अच्छा। जी। ठीक है। और मैं कुछ दिन पहले एयरफोर्स चीफ, प्रेसिडेंट एयरफोर्स चीफ से बात कर रहा था, और यकीन करें कि मुझे लगा था कि आज उनका भी यही डिलेमा होगा कि इन पायलट्स को जो फुली चार्ज हैं उनको रोकूं कैसे। अ, जब मैंने इनसे पूरा दिन गुजारा इन पायलट्स के, वो आप जैसे नौजवान पायलट्स हैं, बिल्कुल यंग, एनर्जेटिक, फुल ऑफ आइडियाज, फुल ऑफ एनर्जी एंड पैशन। तो ये वाकई किसी कमांडर के लिए जब आप इंस्टिल कर देते हैं, और हमारे देखिए सबसे बड़े एडवांटेज, एक जज्बा शहादत, और एक हम अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं। सबसे बड़ी बात है, वी आर नॉट फाइटिंग फॉर विक्ट्री, वी आर फाइटिंग टू सर्वाइव फॉर आवर कॉज। हमारा जो मकसद है और मकसद हयात है, जिसके लिए हमने ये मुल्क लिया था, हम उसके लिए लड़ते हैं। हम किसी को तबाह करने के लिए या पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं लड़ते कि हमने इतनी जंगें जीती हैं जैसे कोई और मुल्क करते होंगे, या इतने लोगों को मारा है। हमें सब कुछ इन द लाइन ऑफ ड्यूटी करना होता है, और इन द नेम ऑफ सर्वाइवल एंड कॉज करना होता है। अब ब्रिलियंट सर, मैं बहरहाल अपनी ऑडियंस से भी हम गुजारिश करेंगे कि आपके यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ये जरूरी है। अब जैसी आवाजें मजीद बढ़ी हों और ये मजीद आवाजें फैलें, ये जरूरी। अच्छा सर, मैं इधर ही आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज है, ये चंद घंटे पहले खबर आई है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड अ फॉर्मल अप्रूवल टू द पाकिस्तानी आर्मी टू एक्टिवेट इस गैरन डॉक्ट्रिन। यानी ये जो गैरन डॉक्ट्रिन के बारे में बातचीत की जा रही है कि प्रियम्प्ट करें और फिर एयरफोर्स को आप ये कह दें कि उसके बाद आप अटैक कर दें। ये बुनियादी तौर पर क्या है? देखिए, मैं पाक फिजाइया का पर्टिकुलरली आपको बताता हूं कि गॉन आर द डेज हम जब दिफाई जंग लड़ा करते थे। एयरफोर्स वैसे भी बाय डिफॉल्ट डिफेंसिव फोर्स नहीं होती वर्ल्ड ओवर जब देखा जाए, लेकिन हमें बिकॉज ऑफ द लीडरशिप, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन, अपना डिप्लोमेटिक फ्रंट पर अपनी गुडविल रखने के लिए हम हमेशा कहते थे जी हम दिफाई जंग लड़ते हैं जी, हम अपने दिफा के लिए तैयार हैं। ये इस माइंडसेट से मैं आपको श्योर कराता हूं कि ये लीडरशिप निकल चुकी है।
मैं आज भी उस चैनल पे, जो मैं 5 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई है, जिस चैनल का आपने जिक्र किया, जिसकी मेरे फ्रेंड्स अक्रॉस द बॉर्डर मोनेटाइजेशन नहीं होने दे रहे, जिसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं आज भी इंशाल्लाह 5 मिनट की डालूंगा खालिद चिश्ती के नाम से, उसी यही एनालिसिस डालूंगा कि ये वो गॉन ऑफ द डेज एयरफोर्स ने अपनी डॉक्ट्रिन बदली है बिकॉज ऑफ द कैपेसिटीज, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ वॉरफेयर। अब हमारी ये नहीं है, पहले हमारी होती थी सिर्फ एरिया डिनाइल करना है हमने, कि अपने इलाके में किसी को नहीं आने देना। फिर हमने स्ट्रेटेजिक डिटरेंस की कि यार हमसे खौफ ज्यादा रहो। अब भी हमारा क्रेडिबल फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी है हमारे पास। क्रेडिबल फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी वो होती है जिसके अंदर आप तमाम दुश्मन के डिफेंसेस से गुजर कर, तमाम रेजिस्टेंस को अबूर करके अपने टारगेट तक जा पहुंचे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी कैपेसिटी इतनी है कि हम जा भी पहुंचेंगे और जाए बगैर भी वेपन पहुंचाएंगे। दैट्स ब्रिलियंट। ये जो विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया लेकर आया है समुद्र के अंदर, क्या हम उसे टारगेट कर सकते हैं? क्या वो हमारा निशाना हो सकता है? देखिए, मैं जब एयरफोर्स में था, मैं इंस्ट्रक्टर भी रहा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, एयरफोर्स वॉर कॉलेज में, नेवल वॉर कॉलेज में, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी रहा रिसालपुर में। तो मैं हैरान होता था इनके डिलेमा के ऊपर, जो इंडियन कमांडर्स हैं। मैं कह रहा था ये विक्रांत की वर्थ या इसकी यूटिलिटी क्या है। मैं आपको अर्ज करने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक जब एयरक्राफ्ट कैरियर लाया जाता है समंदर में, उसका मतलब ये होता है कि आप जाकर हमला करेंगे दुश्मन पर वहां से। लेकिन सबसे बड़ी जो डिप्लॉय करता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कैरियर का दिफा या डिफेंस करना खुद। जब किसी को, अगर वो आ सकते हैं जरूर कैरियर से, लेकिन मेरा सवाल है कि फिर बचा कैसे सकते हैं उस जगह को हमारे से, जहां से आप आएंगे। तो आपने ये देखना है कि हम सिर्फ ये थोड़ी होगा कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करेंगे, 300 किलोमीटर दूर खड़े हो जाएंगे समंदर में जाकर, वहां से जहाज भेज देंगे तो हमारे जहाज बैठे रहेंगे, हम उसको टारगेट नहीं करेंगे जाके। तो इनका डिलेमा ये सबसे बड़ा होगा और होना भी चाहिए। मैं उनको वार्न करना चाहता हूं कि अगर आप उसको लाएंगे विक्रंत को या किसी भी इस तरह के फ्लीट को, तो सबसे पहले बचाएंगे कैसे हमारी एयरफोर्स है इंशाल्लाह ताला। तो ये डिलेमा है, ये कोई ये गिम्बल है, ये नंबरिंग गेम है, ये पॉइंट स्कोरिंग है कि हमने विक्रांत डिप्लॉय कर दिया। विक्रांत सिर्फ लाना बहादुरी नहीं है, उसको बचा के वापस भी ले जाना असल बहादुरी होगी इंशाल्लाह। वंडरफुल। अच्छा अच्छा सर, मजीद आपकी आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हो, मैं समझना चाह रहा हूँ। श्योर। उनके पास एक श्योर। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी तादाद है उनके पास। अभी राफेल भी बड़े महंगे खरीद कर, बल्कि 26 और राफेल ले रहे हैं 63,000 करोड़ के। हमारे पास वो नंबर मौजूद नहीं है, उतना बड़ा नंबर मौजूद नहीं है। आप अक्सर हमारी जो जो फर्स्ट जो स्ट्राइक की कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, उसका आप जिक्र करते रहते हैं। सर, हमारे पास कैसे सुपीरियरिटी है? जब वो राफेल लेकर आए हैं, इससे पहले उन्हें फटकार लगे तो उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि राफेल होते तो चीजें मुख्तलिफ होती। ये कैसे मुख्तलिफ, ये कैसे डिफरेंस है? मुझे हमदर्दी है मोदी से, एक सेंस में हमदर्दी इसलिए है कि जिसने 2019 में $9 बिलियन के ये जहाज खरीदे और कौम को ये लॉलीपॉप दिया कि अगर हमारे पास राफेल होते तो ये ना होता, तो राफेल खरीद लिए। जब राफेल खरीद लिए तो मैं प्रेजेंट एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को बहुत क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने फोर्स ही कर लिया कि ये वक्त आएगा जब इंडिया को हमारे ऊपर ये एज हो जाएगा। और एज किस चीज में होगा? वो होगा बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन्स में, जिसका मतलब यह है कि पायलट जिनको देखता भी नहीं है जिस टारगेट को, उसको फायर कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि राफेल की तकरीबन 150 किलोमीटर उनका मिटियोर मिसाइल है, एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज उसकी फायरिंग की कैपेबिलिटी है। और इसी नाज की बुनियाद पर या इसी प्राइड से उन्होंने ये जहाज लिया था कि हम आउटबीट करेंगे पाक फिजाइया को। लेकिन जो चेस की गेम में कहते हैं ना, हमने चेकमेट कर दिया। J-10C खरीदकर मार्च 2022 में इसी एयर चीफ ने खरीदे, और उन जहाजों पर PL-15 मिसाइल लगे हुए हैं, एयर टू एयर वेपन्स। और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि वो 200 किलोमीटर से ज्यादा रेंज है उनकी। दैट मींस राफेल से ज्यादा करके उन्होंने उसको, उस फैक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। एंड टू टॉप इट अप, JF-17 ब्लॉक 3 जो है, उनमें भी वही रडार और वही वेपन्स लगे हुए हैं। जिसका मतलब है हमारा इतना बड़ा फ्लीट, उनके पास तो चंद राफेल है, हमारा इतना बड़ा फ्लीट जो है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज की, उसकी राफेल की कैपेबिलिटी से आगे निकल चुका है। तो इंशाल्लाह नथिंग टू वरी अबाउट इट। 200 किलोमीटर, ये कितना अंदर जाकर हम इंडिया को हिट कर सकते हैं? फिर जो अक्सर हमारी बातचीत होती है, हमने कुछ मोहतरम जर्नैलों के इंटरव्यू किए हैं, उनका भी ये कहना है कि हम ऑलरेडी टारगेट सेट करके बैठे हुए हैं, हमने ऑलरेडी टारगेट सेट किए हुए हैं। अगर फॉर इंस्टेंस इंडिया स्ट्राइक करता है, उस स्ट्राइक में और फिर पाकिस्तान की स्ट्राइक में कितना डिफरेंस, कितना फर्क हुआ, कितने टाइम टाइम डिफरेंस कितना होगा? देखिए, टाइम डिफरेंस नहीं होता। जब आपके ऊपर इस तरह का हमला होता है तो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स, उसको हम कहते हैं लेडर ऑफ एस्केलेशन। लेडर ऑफ एस्केलेशन का मतलब यह है कि अगर आप इस लेवल पर लड़ेंगे तो मैं आपको इस लेवल पर लड़ूंगा, अगर आप इस लेवल पर ले जाएंगे फाइट को तो फिर मैं उस हिसाब से लड़ूंगा। ये नहीं होता कि अगर आपके ऊपर दुश्मन आके हमला कर दे, आपके किसी स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को अटैक कर दे, कोई खुदा ना खादा डैम को तबाह कर दे या कुछ इस तरह का बड़ा टारगेट आपको अटैक कर, और आप फिर सोचना शुरू करें कि अच्छा हम क्या करें। ये लिस्ट
द ट्रेनिंग एंड द माइंडसेट ये जंग से पहले का होता है। हमने भी लिस्टें तैयार की हुई हैं, मैं अश्योर करा सकता हूं आपको कि हमने भी लिस्टें तैयार की हुई हैं, हमने भी ऑर्डर ऑफ एस्केलेशन तैयार किया हुआ है, हमने भी प्रायोरिटाइज किया हुआ है कि अगर इस लेवल पर होगा तो ये रिस्पॉन्ड होगा, और अगर ये होगा तो हम इस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। तो लेट इट बी वेरी क्लियर अबाउट इट। हमारी कितनी फ्लीट्स इस वक्त हवा में? हमारी पूरी पाक फिजाइया, आई डोंट थिंक वो राउंड द क्लॉक 24 घंटे, तमाम पायलट्स और J10C जो अभी आए थे, हमारे पास 40-50 पायलट्स तैयार हो चुके हैं जो सीजनड है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए हमारे अक्रॉस द बॉर्डर दोस्तों को कि हमारे पास वो F-16 है जो हम 43 ईयर्स 43 सालों से उड़ा रहे हैं। ये ज़हन में रखिएगा, हमारे पास सीजन पायलट्स हैं। हमारे पास मिराज 60 सालों से ज्यादा से हम वो उड़ा रहे हैं। हमारे पास सीजन ना सिर्फ फ्लीट है, बैटल टेस्टेड जहाज हैं जिन्होंने पहले भी हिस्सा लिया था अभिनंदन के ऑपरेशंस में, और अभी भी इंशाल्लाह वो पीछे नहीं रहेंगे। तो ये सिर्फ गेम नंबर नहीं है, ये ट्रेनिंग है। ये मैं आपको करता चलूं कि 4 चीजें मैं समझता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आज की वॉरफेयर में, जो इंटेंजिबल हैं, जहां हमें एज है। क्योंकि आपने कहा न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली नंबर वाइज हम कभी भी मैच नहीं कर सकते, और ना हम कभी सोचते हैं कि हमने नंबर मैच करना है। हम किन चीजों पे एज लेंगे? जो जो नियर वॉर लाइक ट्रेनिंग, नंबर 1। नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ दीज वेपन्स। देखिए आजकल जहाज, फाइटर जहाज आप अकेला नहीं उड़ाते, कोई एरोबैटिक्स तो नहीं उसने जाके करने, उसने जंग लड़नी है। पूरा फ्लीट ऑफेंसिव, डिफेंसिव, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ए टू एयर रिफ्यूलर, जैमर्स, सपोर्ट एयरक्राफ्ट, सारे के सारे एज ए पैकेज जाते हैं। तो पैकेज अलग नहीं उड़ सकता, वो इंटीग्रेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना नेटवर्किंग सिस्टम खुद डिजाइन एंड डेवलप कर लिया हुआ है, जिसपे हम पूरे अपने फ्लीट को, चाहे वो 42 साल पुराने F-16 हो, चाहे J10C हो, सब इंटीग्रेटेड होते हैं। ये दूसरी होगी। तीसरी होती है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग हमारी बड़ी क्लियर है। मैं इस एयरफोर्स चीफ को पिछले 40 साल से जानता हूं, एज ए यंग फ्लाई लेफ्टिनेंट जानता हूं, जब नौजवान अफसर थे मैं उस वक्त से जानता हूं। ये तीसरी चीज होती है क्वालिटी एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग। और चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंशाल्लाह ताला हमारी होगी, वो होती है रेजिलियंस टू कम बैक अगर आपका कोई सेटबैक हो जाए, अगर आपको कोई नेगेटिविटी आ जाए। देखिए आजकल स्टैंड ऑफ वेपन्स की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं है कि कितनी दूर आप मार सकते हैं। मैं सबको वार्न करता हूं अपने दोस्तों को कि फिर आपने देखना है कि आप कितनी दूर और कितनी देर तक सह सकते हैं। सिर्फ वन टाइम मार के नहीं होता, आपने फिर बर्दाश्त भी करना होता है कि जब पाकिस्तान से रिटेलिएशन जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग और शायद एक सूद के साथ, तो फिर आप कितना बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। किसी मुल्क का वॉर फाइटिंग को मैं इस तरह गिनता हूं, मैं वॉर फाइटिंग ये नहीं गिनता नंबर बताओ जी जहाज कितने हैं, बैरी जहाज कितने हैं, फौज कितनी बड़ी है, इससे नहीं होता। यू वांट टू हिट अस, बट पाकिस्तान ने पिछली दफा 2019 में क्या कहा था कि वेट फॉर आवर टर्न। या, और हम खुद। और, अच्छा यार, और सब ये बताएं, जी। अभिनंदन के साथ क्या मसला हुआ? ये मुछड़ जो पाकिस्तान में आया, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऑन अ लाइटर नोट, ये इसके साथ क्या मसला? इसकी इसकी अपनी सलाहियत नहीं थी, कुछ स्कूल में ठीक से पढ़ा नहीं था, इसके साथ हुआ? नहीं देखें, उसका 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 उस सेंस में मैं कसूर नहीं गिनता स्कूल का और ऑल जगह। उसने ये नहीं पढ़ा था कि पाक फिजाइया की स्कूल के बाद नहीं पढ़ा था कि उसकी पाक फिजाइया की इंटीग्रेशन किस लेवल तक है। पाक फिजाइया की इंटीग्रेशन इस लेवल तक है कि जो ही वो आया था टेक ऑफ करके, पाकिस्तान एयरफोर्स ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अप्लाई करके ऑलमोस्ट इस जैमिंग वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। उसको अपने नंबर 2 जहाज का नहीं पता था उसका सपोर्ट की तरह। जब वो पाकिस्तान एंटर हो रहा है जमीन से, उसको कॉलें दी जा रही है कि वापस मुड़ जाओ, वापस मुड़ जाओ, लेकिन मुड़ेगा तो तब जब उसको रेडियो कॉल पहुंचेगी। तो जब हमने पहुंचने के डिनाई कर दिया उसको, जैम करके उसका सारा सिस्टम, तो वो ये समझ रहा था कि मैं कंफर्टेबल हूं क्योंकि मुझे तो कोई वापस नहीं मोड़ रहा। ये ट्रैप हुआ था। और अभी मैं थोड़ी देर पहले अर्ज कर रहा था कि ये जो इंटीग्रेशन होती है, हमारे फाइटर जहाज और थे, स्वीप जहाज हमारे और थे, जैमर्स और थे, रिफ्यूलर्स और थे, और रेडर वाले जो एयर में उड़ के सपोर्ट कर रहे थे वो और थे। तो इसमें इंटीग्रेशन काम आनी है आने वाले वक्तों में। स्टैंड अलोन एक फाइटर जहाज जाके चक्कर नहीं लगा के आता। सर ये बताएं कि ये जो हम हमारी साइबर वॉरफेयर है, जिस तरह से हमने उसके जहाज को जैम कर दिया था, उसके सारे सिस्टम को इस वक्त मजीद हमने अपडेट किया है, मजीद हमने इसके अंदर सलाहियत अपनी बढ़ाई है, इसमें हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं? 2 एरियाज में हमने बहुत ज्यादा सलाहियत बढ़ाई है जो 2019 में हमारी नहीं थी। एक तो मैंने ये बता दिया है जो पहले बता दिया, इसके अलावा मैं 2 का जिक्र कर रहा हूँ। एक मैंने आपको ये बता दिया कि हम बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल में हमारी बहुत स्ट्रेंथ है। जो साइबर और सैटेलाइट वॉरफेयर है, ये सब पाक फिजाइया में एक साइबर कमांड फोर्स स्टैब्लिश कर दी गई है अंडर द प्रेजेंट लीडरशिप, अभी रिसेंटली हुआ है, और वो फुल्ली ऑपरेशनल है।
और साइबर कमांड फोर्स का यही है और इसी मकसद से बनाई गई है कि आने वाली जंगें कन्वेंशनल फाइट नहीं होगी, वो साइबर कमांड होंगी, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगी, वो जैमिंग होगी, वो मिस इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन होगी, और वो आपके एरिया की होगी जो जो है मल्टी जो मीडिया मीडिया वॉरफेयर है। ये डायमेंशंस अब दुनिया मान रही है। कई पायलटों से और कई से ज्यादा एक मीडिया रोल पर प्ले कर सकता है जब आप एक माइंडसेट बना देते हैं किसी मुल्क का, अग्रेसिव या डिफेंसिव जिस तरह भी होता है। तो साइबर कमांड और सैटेलाइट, ये जो कमांड स्पेस मैनेजमेंट हमारी इस दफा बहुत आगे निकल चुकी है इंशाल्लाह, इंडिया से फिर भी लीड है। आप अभी गूगल करें और इंडिया के जनरल बख्शी का एक इंटरव्यू सुने जिसके अंदर वो अपनी फौज को डांट रहा है और अपनी लीडरशिप को डांट रहा है कि ये कहां है जब पाकिस्तान ने ड्रोन ले लिया, अभी हम उस टॉपिक पर नहीं आए, ड्रोन ले लिए, और ये कहां है जब ये सैटेलाइट और स्पेस साइबर फोर्स में चले गए हैं, और ये पैसे कहां खर्चते रहे हैं इतने अरसे से। यानी वो अपनी फौज को बुरा भला कह रहा है और वो कह रहा है कि आपके ऊपर पाकिस्तान ने, एक छोटे से मुल्क ने इतनी बड़ी लीड ले ली है आपके ऊपर, तो आप सो रहे हैं और पैसे भी खर्च कर रहे हैं। 9 बिलियन के करीब आपने इस पे खर्च कर दिए, 10 बिलियन उस पर खर्च कर दिए थे, लेकिन पाकिस्तान का फोकस देखें, आपके दुश्मन भी मान रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, खालिद साहब ये बताएं कि अभी कल कल ही खबर चल रही थी पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ जो मिलिट्री से रिलेटेड या जो एस्टेब्लिशमेंट के अकाउंट्स थे उनसे ट्वीट आ रहे थे कि चाइना ने हमें कोई स्पाई टेक्नोलॉजी या सैटेलाइट तक एक्सेस दे दी है और हम इंडिया के अंदर चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं, उनके जादू को, उनकी जादू की मूवमेंट को। इज इट ट्रू? मेरे पास ऑथेंटिक सोर्स कोई नहीं है टू रिकन्फर्म, ये मीडिया की तरफ से चल रहा है, मेरी किसी ऐसे नोटेबल से बात नहीं है जिसको मैं ऑथेंटिकेट कर सकूं या वेरीफाई कर सकूं। लेकिन ये जरूर है कि चाइना इज आउट ऑफ द वे हमारी हेल्प करने में हर तरह से। PL-15 ये जो मिसाइल मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया था वो हमें बहुत ज्यादा चाहिए थे, बिकॉज वो बहुत बड़ी थ्रेट है। क्योंकि जब हवा में ये जहाज कोई भी उड़ेगा तो इंडियन पायलट के लिए ये विजुलाइज करना कि कहीं ये PL-15 तो नहीं कैरी कर रहा, कि बहुत बड़ी डिटरेंस है। तो आई बिलीव कि अगर वो इतनी ज्यादा हमें मटेरियलिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं तो टेक्नोलॉजी की सपोर्ट, और हम खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका जैसे मैंने कहा साइबर कमांड और स्पेस मैनेजमेंट में बहुत आगे निकल गए हैं। शायद हमें उस तरह डिपेंडेंसी मुल्कों की नहीं है जो कुछ साल पहले थी हमारी। आपने सर खुद कितना अरसा महराज उड़ाया उड़ाया हुआ? मैंने मिराज जहाज तकरीबन 1,000 घंटे मैंने मिराज फाइटर पे उड़ाए हैं, जिसने अभिनंदन वाले केस से पहले जाके स्ट्राइक की थी, जो हमने टारगेटिंग चेंज कर दी थी। वो मिराजेस ही थे बुनियादी तौर पर। वो मैंने 1,000 वो उड़ाया और तकरीबन 1,000 मेरा घंटा F6 पर है, ओवरऑल 3,000 के करीब है। जब सर आप टेक ऑफ करते हैं उस फाइटर जेट पर, क्या फील क्या आती है आपको, महसूस आपको आसमानों में नजर क्या आ रहा होता है उसमें? देखिए, स्टैंड अलोन कुछ नहीं होता। जब मैं हवा में टेक ऑफ करता हूं तो मैं एक जिम्मेदारी के साथ उड़ता हूँ और एक लोगों की तवक्कुआत पर उड़ता हूँ। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि हम जो फाइटर पायलट्स होते हैं, हम इस कौम की एक्सपेक्टेशन की एक एक्सटेंशन होते हैं हवा में। स्टैंड अलोन मैं कुछ नहीं करता हवा में जाकर। मुझे ये पता होता है कि ये कौम मेरे से एक्सपेक्ट करती है। अब ईद वाले दिन पूरी पूरी कौम ईद मना रही होती थी, अब हम फाइटर पायलट इसी शहरों के ऊपर से गुजरते थे जहां हमारा होम टाउन है, लेकिन हम ईद नहीं मिल सकते थे। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि लोगों के लिए एक कॉज के लिए जब आप करते हैं तो तब एक आपका एक इंस्पिरेशन होती है। स्टैंड लोन तो मैं किसी कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहा, कोई आउटपुट नहीं दे रहा, बट एक फीलिंग ऑफ प्राइड होती है, एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट होता है जो लोगों का, ये कौम का उस फाइटर पायलट पे या उस मरीनर के ऊपर या उस सब मरीन के ऊपर या टैंक में बैठा हुआ है उनके ऊपर होता है। ओनली देन वो लड़ सकता है। हम बुनियादी तौर पर एक वेपन होते हैं एक जिस्म के साथ। जिस्म जो है वो लोग हैं, जिस्म वो कौम है, जिस्म मेरे लोग हैं। जितने मेरे पीछे वो होंगे होल हार्टेडली, उतना वेपन इफेक्टिव होगा। जितने मेरे पीछे नहीं होंगे, 65 की जंगों को क्यों याद कर कर हम कहते हैं कि बूढ़ी औरतें अपने दुपट्टों से जीपे साफ किया करती थी। तो हमें उस जज्बे से कोई कौम नहीं हराई जा सकती, ये मैं आपको बता दूं। जज्बा वो मेंटेन करना चाहिए, लाना भी चाहिए वापस। खालिद साहब, मैं महसूस हो रहा है कि आप ज़रा जज्बाती भी हो रहे हैं, और ज़रा होना भी बनता है क्योंकि आप लोगों की बड़ी कुर्बानियां हैं, आप लोग हमारे असल एसेट्स हैं। सर, पाकिस्तान के अंदर एक बहस हो रही है, पता नहीं इसके ऊपर आप कमेंट करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, कि कौम की बैकिंग, अपने लोगों की बैकिंग, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बॉर्डर पर खड़ा फौजी हो या फिर फाइटर जेट के ऊपर बैठा हुआ एक पायलट हो, आप समझते हैं कि ये हालात ऐसे हैं, या वो 65 वाली वो कौम की जो फील, वो जो जज्बात हैं, वो जिस तरीके से गुनगुनाते थे, जो तराने बजते थे, आप समझते हैं कि इस दफा भी वो चीज है, वो नजर आ रही है? देखिए, जहां तक तो अब ये ओवरऑल एक सिनेरियो है, मैं शायद इस पे मुख्तसर जवाब दे सकूं। जहां तक ओवरऑल एक कौम की जो बैकिंग होती है, वो एक फील आनी चाहिए। और अगर कहीं आपको फील होता है या किसी को भी फील होता है कि ये कमी है, मैंने आपको एक मिसाल दे दी है।
लोग गांव ट्रकों के आगे से ट्रक गुजर रहे होते थे किसी गांव से, मुझे बुजुर्ग बताती हैं खवातीन कि हम तो, हमें पता होता था फौजी गुजर रहे हैं, हम अपने पके हुए खाने दे आते थे। तो कैसे दे आते थे? अपने पराठे दे आते थे कि पता नहीं फौजियों ने नाश्ता किया कि नहीं किया। तो आप अपने आप से सवाल करें कि ये है आज फीलिंग, और अगर नहीं है तो वी नीड टू डू समथिंग, कि क्यों डिस्कनेक्ट अगर है तो हमारा। सर आप तो लोगों की मिसाल दे रहे हैं, मैं तो खुद उनमें शामिल हूँ। मैं तो खुद उनमें शामिल हूँ। हमारे मोहल्ले से वो फौजी की गाड़ी गुजरती थी, हम बाजार में खड़े होकर सलूट मारा करते थे। Absolutely. आज 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 ये चीज सर थोड़ी सी नजर नहीं आ रही। आज मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हूं, आप तो मुझसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं। आपको आज ये चीज महसूस होती है? नहीं, मेरा ख्याल है आप ज्यादा बेहतर कमेंट कर सकते हैं, आपके वीलॉग में सुनता रहता हूँ, आप ज्यादा आउटराइटली और ज्यादा आपका एनालिसिस, बिकॉज आप फील्ड में जाते हैं, आपका एनालिसिस ज्यादा है। मैं तो एक रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहा हूँ, थोड़ा मोड़ा बिजनेस करता हूँ, यूनिवर्सिटी वगैरह में लम्स में पढ़ाता हूँ। तो मेरा ख्याल है आप बेहतर जज हैं ये करने के, और बल्कि मुझे भी एजुकेट कीजिएगा। सर मेरे ख्याल में आपने जवाब देकर इसका जवाब दे दिया। सर हमारी ड्रोन सलाहियत क्या है, हमारी ड्रोन कैपेसिटी क्या है? देखिए, ड्रोन में भी इंडिया बहुत परेशान है, और मैंने इंडियन एनालिस्ट को सुना है पिछले दिनों कि वो बहुत ज्यादा अपनी हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स खास तौर पर ड्रोन में इतनी आगे कैसे निकल गई, और आपने इतनी टेक्नोलॉजी पीछे है। मैं आपको बताऊं कि माइंडसेट बड़ा होता है। आप इंडियन एयरफोर्स चीफ को सुने जरा। फरवरी में उन्होंने एक सेमिनार में कहा था कि मुझे ज्यादा प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि मैं रेलेवेंस अपनी मेंटेन कर सकूं और अपनी डेटरेंस मेंटेन कर सकूं। ये इंडियन एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं, हम्म। सर्विंग एयरफोर्स चीफ। तो लीडर की माइंडसेट होती है। जबकि मैं कुछ हफ्ते पहले एयरफोर्स चीफ को मिला था, तो उन्होंने कहा था कि मेरे वी आर मोर देन प्रिपेयर टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन, हम हमें पूरी तैयारी है, और वक्त आने पर इंशाल्लाह हम कौम को प्लेजेंट सरप्राइज देंगे। अब सर ये बता दें, बस आखिरी दो सवाल जल्दी जल्दी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त कौन से जो इलाके हैं या कौन से हमारे शहर हैं या कौन से बॉर्डर है जो कि हाईली सेंसिटिव है, जिन्हें आप हाईली सेंसिटिव इस वक्त समझते हैं? देखिए, ये इसको जज करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज इनिशिएटिव है दुश्मन के पास। किसी एरिया को उन्होंने पॉइंट स्कोरिंग करनी है, उन्होंने अपने लोगों को खुश करना है, उन्होंने अपने मोरल बूस्टिंग करनी है, उन्होंने कहना देखो जी हमने भी बदला ले लिया। तो चाहे वो किसी खेतों में बॉम्ब फेंक के चले जाए, उन्होंने शो करना है। आपने बालाकोट का देख लिया था कि दरख्त ही तबाह किए थे और कवे शवे मार के चल गए। तो वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए करते हैं, डैमेज करने के लिए नहीं करते। तो हमारे लिए एवरी इंच ऑफ द स्पेस हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे लिए उतनी ही एम्बेरसमेंट है, चाहे वो गुजरांवाला किया जाए या भावलपुर के किया जाए या कश्मीर में किया जाए। तो एरिया सेंसिटिविटी हम एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मार्क नहीं करते कि ये हमारे लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस उतनी मुकद्दस है जितनी किसी एरिया की पर्टिकुलर की प्रेफरेंस नहीं है हमारी, कि हम इस एरिया को ज्यादा करेंगे या ये सेंसिटिव हमारे लिए ज्यादा है। हमारे लिए एयर स्पेस की मेंटेन करना, इंटेग्रिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो डिफरेंस क्या है इंडियन पायलट में, उसकी ट्रेनिंग में, और पाकिस्तानी पायलट की ट्रेनिंग में? हमारे देखिए, ट्रेनिंग मैंने थोड़ी देर पहले आपको अर्ज किया, हमें सिखाया ही जाता है कि आपने आउटनंबर्ड लड़ना है, आपने इंफेरियोरिटी में लेकर लड़ना है। हमारी सारी टैक्टिक्स, हमारी सारी स्ट्रैटेजी, हमारी सारी वॉर गेम और प्लानिंग होती ही बेस्ड है कि हम आउटनंबर्ड लड़ेंगे। हम बराबर नहीं कभी कभी ना हुए ना हो सकते हैं। हमने अपनी ट्रेनिंग को इतना टफ इसीलिए किया हुआ है, इसलिए दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग हमारी ये रहती है। हम मिडिल ईस्ट के लोगों को ट्रेन करते हैं, हम श्रीलंका, बांग्लादेश, कहाँ कहाँ के हमने, मैं खुद इंस्ट्रक्टर रहा हूं बहुत सारे मुल्कों के पायलट्स का। हम क्यों ट्रेन करते हैं? बिकॉज दे बिलीव कि हमारी ट्रेनिंग वन ऑफ द बेस्ट है। और वन ऑफ द बेस्ट किस लिए है? कि हम सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं। बिकॉज अगर हम नहीं अच्छा ट्रेन करेंगे, टॉप ऑफ द लाइन नहीं करेंगे, तो ये नहीं होगा, हम मिटा दिए जाएंगे। तो हमारी ये डॉक्ट्रीन है कि वी हैव टू बी द बेस्ट इन द ट्रेनिंग एंड नियर टू द रियल वॉर लाइक सिनेरियो हम लड़ते हैं, अन आउट नंबर लड़ते हैं बाय द वे। एक पैगाम जो पायलट को बड़ा क्लियर और ऑब्वियस, यानी बिल्कुल वाज़ेह, एक आखिरी पैगाम जो दिया जाता है वो क्या? पायलट की तरफ से या पायलट को दिया जाता है? पायलट। देखिए, मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि मैं जिस प्रोफेशन से आया हूं, सिर्फ ऑफिसर्स लड़ते हैं एज अ फाइटर पायलट। आप एग्री करेंगे कि नेवी सेलर्स के साथ लड़ती है, आर्मी जवानों के साथ जाती है, सिर्फ फाइटर पायलट अकेले बॉर्डर पार करते हैं। सो मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, और उस वक्त भी कहता था, अभी भी मैं कोई टॉक्स देता हूं जाके अपने भाइयों दोस्तों को जो एयरफोर्स में है, मैं उनसे कहता हूं कि देर इज नो रनर्स अप इन आवर गेम। दूसरी पोजीशन किसी की नहीं है। दूसरी पोजीशन अभिनंदन की थी हमारे मुकाबले में। तो पाकिस्तान एयरफोर्स हैज टू बी द चैंपियन, अदरवाइज देयर इज नो पोजीशन फॉर अस। बैकअप हमारे पास है नहीं। यू कैन बी ओनली बी द लूजर इफ यू नॉट द चैंपियन। सो वी हैव टू फाइट विद दैट माइंडसेट। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है,
वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।